हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, हमने अपने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.2 में प्रश्न 3.1 में 3.1 थी ना एक्सरसाइज, उसको कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम 3.2 को प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, हम क्लास 10वीं की मैथ एनसीईआरटी बुक का सिलेबस आप सभी को करा रहे हैं। तो बच्चों, यदि आपने हमारे चैनल पर जो क्लास 10वीं की चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की जितनी भी क्लास है उसको यदि नहीं देखा है तो वो ज़रूर आप देखें, ठीक है ना। तो बच्चों, आज हमारी क्लास है ना 3.2 है ना एक्सरसाइज। तो इसको हम क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों, हम अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। बच्चों, क्या है प्रश्न दिए दो, हम प्रश्न दो प्रश्न दिए गए हैं। दो प्रश्न हमें कैसे हैं, थ्योरिकल प्रश्न है। इनको क्या बनाना है, समीकरण युग में बनाना है। इनको समीकरण काम है, इनको समीकरण के रूप में लिखना है, ठीक है ना। तो हम थ्योरी पढ़ते हैं और इसको समीकरण के रूप में लिखते हैं और जो पूछा है उसको हम ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो देखो लिखा है 3.2, हम एक्सरसाइज प्रारंभ कर रहे हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण योग में बनाइए। तो हमें रैखिक का मतलब हमने आप सभी को बता दिया था, रैखिक का मतलब एक की घात, ठीक है ना। तो जो एक्सरसाइज है, जो हमारा चैप्टर है, ठीक है ना, चैप्टर हमारा 3 चैप्टर है। इसमें क्या है, 2 चर वाला हमारा रैखिक समीकरण। तो इसमें 2 चर होंगे और रैखिक की मतलब दोनों चरों के ऊपर एक की घात होगी, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, समीकरण युग्मों के योग में बनाइए और उनके ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। बच्चों, तो हमें क्या करना है, इसको ग्राफ विधि से हल करना है। तो हमें जो प्रश्न दिए गए इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। यानी कहने का मतलब है, इन जो थ्योरिकल प्रश्न दिए गए इनको थ्योरी से हमें क्या समीकरण रूप देना है। समीकरण रूप से हमें क्या करना है बच्चों, ग्राफ विधि से इसको हल करना है, ठीक है ना। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में किया था, पिछली क्लास में हमने बीजगणितीय देखो एक ग्राफी विधि हमने आपको पढ़ाई थी और बीजगणितीय विधि में जो बीजगणितीय विधि होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। तो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और होते बज्जीकरण विधि। तो हमने उन सभी प्रश्नों को जो एक्सरसाइज 3.1 में हमने जो 3 प्रश्न थे तो उन बीजगणितीय विधि में हमने सिर्फ तीनों प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि से कराया, ठीक है ना याद बच्चों। तो देखो हम तीनों विधि से आंसर निकाल सकते हैं, बज्जीकरण से भी निकाल सकते हैं, विलोपन से भी निकाल सकते हैं, प्रतिस्थापन से। आंसर एक ही आएगा और ग्राफ में भी एक ही आंसर आएगा। तो इनको क्या करना है, ग्राफ विधि से इसको हल करना है। हम 2 समीकरण बनाएंगे। 2 समीकरण में जैसे हमने उनको मान माना था, मन से मान लेना है, ठीक है। दोनों समीकरणों में जो मान एक समीकरण में रखेंगे, मन से माना है, जो मानना है हमें वही मान हम दूसरे समीकरण में रखेंगे, ठीक है ना। तो इससे हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। यदि अद्वितीय हल होता है, ठीक है ना, जब हम तुलना करते हैं बज्जीकरण वो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर है c1/c2, तो कैसा हो, अनंत अनेक हल होते हैं। यदि दो a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के बराबर नहीं होता c1/c2 के, तो क्या होता है, समीकरण योग में के कोई हल नहीं होते। कहने का मतलब x और y का मान इसमें निकल ही नहीं सकता। और इसमें रेखा कैसी होती है, ग्राफ बनाएंगे तो समांतर रेखा जाती हैं। जब प्रतिषेध कब करती हैं, जब अद्वितीय हल हो, समीकरण योगों के जो हल हो अद्वितीय हो, a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के, तो x और y के मान इसमें निकाल सकते। यदि अनंत हल है तो तब भी x और y के अनेक मान निकलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, बाद में करेंगे, पहले हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तुम्हारा प्रश्न है, जो प्रश्न बोल रहा है पहले उसको लिख लो, ठीक है ना। तो पहले हमें प्रश्न क्या है, एक्सरसाइज 3.2 में हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, क्या है उसको लिख लो। दिया गया, जो दिया गया उसको लिखो पहले बच्चों। देखो पहले क्या करना है, देखो लिखा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है ना बच्चों। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या में ज्ञात करना है, तो इसको क्या ग्राफ विधि से हल करना है। कौन सी विधि से करना है, ग्राफ विधि से इसको हम हल करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए हम करते हैं, क्या करेंगे, माना बच्चों, पहले हमें मानना है, माना x लड़कियों की संख्या तथा y लड़कों की संख्या है, ठीक है ना बच्चों। क्या है, एक 10वीं क्लास उसमें क्या 10 विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। तो 10 विद्यार्थी में से कितने लड़के हैं कितने लड़की हमें मालूम नहीं है, लेकिन टोटल मालूम है कितना है बच्चों, टोटल कितने हैं। इसलिए प्रश्न से क्लास 10 में लड़कों तथा लड़कियों
की संख्या 10 है। तो बच्चों कितने हैं क्लास 10वीं में लड़कों की संख्या कुल 10 है। हमें मालूम नहीं कितने लड़के कितने लड़की हैं, तो हमने क्या माना, x लड़कियों की संख्या प्लस y कितना माना, लड़कों की संख्या, इक्वल टू कितना हो गया 10। समीकरण 1 बन गया कि नहीं बन गया बच्चों। टोटल जितने में लड़का लड़की थे तो दोनों जोड़कर ही 10 आएंगे ना बच्चों। तो समीकरण 1 हो गया। आगे प्रश्न से अब प्रश्न को पढ़ेंगे। आगे प्रश्न से प्रश्न जो बोलता है उसको लिखेंगे, उसके हिसाब से दूसरा अपन समीकरण बनाएंगे। यदि लड़कियों की संख्या, बच्चों लिखा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो बच्चों देखो बहुत अच्छा प्रश्न बोल रहा है। देखो क्या लिखा है, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या हमने क्या माना बच्चों, देख लो x माना है, बराबर करो लड़कों की संख्या को क्या माना है, y माना है, ठीक ना। पहले ऐसे कर लो। क्या लिखा आप देखो, यदि लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, तो लड़कों की जो संख्या है इसमें कितने 4 अधिक है। जितने लड़कों की संख्या होगी उससे 4 और अधिक किसकी है, लड़कियों की संख्या है। तो बच्चों मान लो लड़कों की संख्या 10 है, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, मान लो लड़कों की संख्या 10 है, तो लड़कियों की संख्या कितनी बता रही, 4 अधिक है लड़कों से। तो 10 में 4 जोड़ के कितने आएगा, 14 आएगा। तो हम इसी में तो जोड़ेंगे तभी तो x का मान आएगा। इसमें 4 जोड़ेंगे, y को इसके पास ले आओ, तो हमारा हो गया कितना 4। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 हमारा बन गया बच्चों। अब लिखो समीकरण 1 तथा 2 को ग्राफीय विधि से हल करने पर, समझे ना बच्चों, हमें क्या करना है, इसमें लिखा है स्पष्ट लिखा है ग्राफ विधि करना है, तो हमें ग्राफी विधि से इसको हल करना होगा। तो बस इतना तो हो गया ना। अब आगे हम करेंगे बच्चों समीकरण 1 से। समीकरण 1 को लिख लो x + y = 10। तो बच्चों हमने आप सभी को बताया था जब भी हम ग्राफ विधि करते हैं तो क्या करते हैं, इन दोनों में से एक का मान निकालेंगे। तो दोनों एक को किसी का भी गुणांक 1 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर दोनों के गुणांक 1 हैं, तो किसी का भी मान निकाल लो, ठीक है ना। तो x का मान निकालेंगे तो y का हम क्या कर देंगे, पक्षांतर जब हम पक्षांतर कैसे करते हैं, प्लस का माइनस हो जाता, माइनस का प्लस हो जाता। इसको मान लो समीकरण 3 लिख लो बच्चों। समीकरण 3 में y का मान भर दो बच्चों, तो x का मान आ जाएगा। हमने बताया ना y के मान भरो x का मान आ जाएगा। तो जो y के मान इसमें भरोगे वही y के मान हम समीकरण 2 में भरेंगे। जैसे समीकरण 1 को हमने ऐसा लिखा है पक्षांतर करके, ऐसे समीकरण 2 को लिखेंगे और समीकरण 2 में भी वही मान रखेंगे जो समीकरण 3 हम इसमें रख रहे हैं, ठीक है ना, समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो समीकरण 1 में हम y का मान रख लो, y बराबर, हम तो मन से मार रहे हैं, ठीक है ना बच्चों, कोई अलग से नहीं। तो यहाँ पर मान लो 3 और 5, और एक और मान लो बच्चों, कितना मान लो, यहाँ पर मान लो 7, ठीक है ना। तो समीकरण 3 में y बराबर 3, 5, 7 रखने पर, बच्चों मन से मानना है, ठीक है ना। तो यहाँ कोष्टक में लिख लेना माना है। तो यही मान हम किस में रखेंगे, जब समीकरण 2 को हम ऐसा बनाएंगे उसमें भी वही मान रखेंगे, तब ग्राफ बनाएंगे, तब x y का मान परफेक्टली आएगा, ठीक। तो बस रख दो x का यहाँ पर x 10 माइनस y का मान पहले 3 रखो, तो बच्चों कितना आ जाएगा, x का मान कितना, इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 7। तो हम इसको क्रमित योग में, क्रमित योग में का मतलब होता है छोटे कोष्टक में लिखना ही क्रमित योग में कहलाता है। तो पहला हमारा जो होता है x होता है, दूसरा y होता है। तो x का मान निकाल रहे हैं तो इसमें घटाओगे कितना 7 आएगा। तो y का मान हमने कितना रखा, 3 रखा, जब ही तो 7 आया। अब आगे क्या करेंगे, अब 5 रखना है, तो x बराबर 10 माइनस 5 करो। तो हम डायरेक्ट क्रमित योग में लिख रहे हैं, ठीक है ना, इनके मान अलग से नहीं लिख रहे कि 5 बचे फिर इसको क्रमित योग में लिखा, ऐसा नहीं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। इसमें घटाएंगे कितना आएगा 5। तो किसका मान है, x के बराबर है। तो कितना x का मान, पहला जो होता है x होता है, दूसरा क्या होता है y होता है। तो y का मान कितना रखा, 5 रखा। x का मान अब कितना रखो, 7 रखो y का मान। तो 10 माइनस 7 बराबर कितना बचेगा, x का मान 3। तो y का मान हमने कितना रखा, 7, तभी तो 3 आया, ठीक है ना बच्चों। तो हमने समीकरण 1 को क्या है, समीकरण 1 से समीकरण 1 में हमने क्या किया, y का पक्षांतर कर दिया था। y के मान हमने माना है 3 और 5 और 7 मान के हमने रखा है, तो हमें इतने इतने मान प्राप्त हुए, ठीक है ना। अब जो मान 3, 5, 7 हमने समीकरण 1 में रखे हैं y की जगह पर, वही समीकरण 2 में हम y की जगह पर रखेंगे, ठीक है ना। तो अब आगे करते हैं
समीकरण 2 क्या है? अब समीकरण 2 से अब क्या करेंगे बच्चों? समीकरण 2 से करेंगे। तो समीकरण 2 में क्या करेंगे? समीकरण 2 कैसा है? x माइनस वाई इक्वल टू कितना है? 4। इसलिए हमने उसमें y का हमने x का मान निकाला था, तो इसमें भी x का निकालेंगे। तो y का पक्षांतर उसमें भी किया था, इसमें भी कर दो। तो 4 प्लस माइनस का है तो इस तरफ जाएगा तो प्लस का है, तो 4 प्लस y हो जाएगा। ठीक है ना? इसको मान लो समीकरण 4 लिख दो। समीकरण 4 कैसे बना? समीकरण 2 से ही समीकरण 4 बना। ठीक है ना? समीकरण 2 ही समीकरण 4 का रूप है। समीकरण 4 में y बराबर, तो समीकरण हमने जब 1 को बदला था ना, x का मान पक्षांतर करके, तो 3 बना था। तो उसमें y के मान हमने क्या रखे थे? 3, 5 और 7। तो वही यहाँ पर रखेंगे। समीकरण 4 में y बराबर 3, 5, 7 रखने पर कहाँ से आए थे? माना था। ठीक है ना बच्चों? तो x इक्वल टू 4 प्लस y का मान कितना रखना है? 3 रखेंगे। तो बच्चों x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है ना? 7 प्राप्त हो जाएगा बच्चों। अब y का मान हमने कितना रखा? 3। जब y का मान 3 रखा तो x का मान कितना? 7 आया। अब देखो 4 प्लस कितना रखेंगे? 5 रखेंगे तो कितना हो जाता है? x के बराबर है ना, जोड़ोगे तो 9 आएगा। तो x का मान कितना है? 9। किरमित योग में जब हम छोटे कोष्टक में लेके तो पहला x होता है, दूसरा y होता है। ठीक है ना? हमेशा पहला x होगा, दूसरा y होगा। तो y का मान हमने कितना रखा? 5। तो y का 5 रखा, तभी तो x कितना आया था। अब x बराबर अब कितना रखेंगे? 7 रखेंगे। 4 प्लस 7 इक्वल टू कितना होएगा? 11। तो x का मान 11 और कितना रखा? 7 रखा। बस अब क्या करेंगे? हमें मान आ गए हैं, तो इन 3 मानों से एक रेखा बनेगी, और जो 3 मान हमने निकाले हैं इन 3 मानों से एक रेखा बनेगी। ठीक है ना? तो क्या है बच्चों? देखते हैं x और y के मान कैसे आ रहे हैं। ठीक है ना? तो इसमें क्या है बच्चों? हमें देखो होना चाहिए, यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो परफेक्टली मान आएंगे। तो आप देख सकते a1 का मान 1 है, a2 का मान 1 है, तो 1/1 यानी 1 होता है। बराबर y का मान 1 है, यानी b1 का मान 1 है, लेकिन b2 का मान -1 है, तो बराबर नहीं है। तो इसलिए अद्वितीय हल थे ना दोनों समीकरण हो गए, तो इसमें x और y के मान परफेक्टली आएंगे। ठीक है ना? अब हम इसमें ग्राफ बनाएंगे। तो बच्चों अब देख लो, पहले x का मान अधिकतम कितना लेना है? 11। उस प्रकार से हम लाइनें खींचेंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। बिंदु दे दूँ। ठीक है ना? ठीक है ना? और बच्चों जो इस तरफ है ना माइनस के, ठीक है ना? तो यहाँ से हमें y का मान अधिकतम कितना लेना है? 9 तक कर लो। ठीक है ना? ठीक, और नीचे मान लो y के, यहाँ पर प्लस x रहता है, यहाँ पर प्लस y रहता है, माइनस x रहता है, यहाँ पर माइनस y रहता है। यहाँ पर 0 है, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ पर कितना बच्चों? 11। ठीक है ना? यहाँ पर लाइन और खींच दो आपने, यहाँ पर 11, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पर क्या है? 9। ठीक है ना बच्चों? यहाँ पर 9 है हमारा, ऊपर तक है। ठीक है ना बच्चों? तो इन दोनों को जोड़ा था तब ये इतना आया था। ठीक है ना? यहाँ पर बराबर है, दो जगह नहीं थी ना, थोड़ी ऊपर तक चली गई। कोई दिक्कत? अलग से अच्छे से बनाना कि यहाँ तक ना आए। तो यहाँ पर इस तरफ और मान लो माइनस के कुछ भी मान से, -1, -2। ठीक है ना? तो y का मान कछु है, x का मान माइनस में है ही नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बच्चों हम मान रखेंगे, क्या रखेंगे? अब हम मान रखेंगे, तो बस मान रख लो, ग्राफ बना देंगे। जो हम अब जो पहले जो 3 मान निकले थे, इन 3 मानों से एक रेखा बनेगी। तो x का मान जो हमने बताया ना, पहला जो होता है छोटे कोष्टक में, पहला जो मान होता है वो x का होता है सभी में। तो ठीक है ना? क्रमित युग्म में लिखे। ठीक है ना? छोटे कोष्टक में लिखना ही क्रमित युग्म में कहलाता है। x का 7 है, y का कितना है? 3 है। तो 7 कहाँ पर है? देख लो, यहाँ से लेकर 3 लेना है हमें y का मान, यहाँ तक ले लेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो हमें बन गया है 1j बन गया है।
लो परफेक्टली यहाँ पर लिख दो 7 और 3, ठीक है ना। दूसरा मान लेना है बच्चों कितना, 5 और 5, 5 x का लेना है और 5 लेना है हमें y का। पाँच x का आएगा और 5 ही y का आएगा, ठीक है ना बच्चों। अब इसमें लेना है, यहाँ पर लिख दो 5 और 5, ठीक है ना, इसके बिंदु हो गए। अब 3 और 7 लेना है, x का 3 लेना है, y का 7 लेना है। आप देख सकते हैं 3 और 7 आ गया। तो इन तीनों से एक रेखा बना दो, इन 3 बिंदु से एक रेखा बनानी है हमें, ठीक। ये रेखा बन गई। अब इन 3 मानों से एक रेखा और बनेगी, तो इस रेखा को प्रतिच्छेद करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो 2 समीकरण दिए गए हैं, 2 समीकरण युग्म दिए गए हैं, उनके जो अद्वितीय हल हो रहा है, क्या हो रहा है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल में रेखा कैसी होती है, एक दूसरे में प्रतिच्छेद करती हैं। तो प्रतिच्छेद करेंगे, एक रेखा गई, दूसरी रेखा जब बनाएगी तो इसको प्रतिच्छेद करेगी कहीं पर भी, और x y के मान हम निकाल लेंगे। अब x का मान कितना लेना, 7 और 3, तो बच्चों 7 और 3 यहीं पर आएगा ना हमारा मान। अब इसका ले रहा है ना, तो देखो 7 लेना x का, 3 लेना है, तो यहीं पर बनेगा ना 7 और 3। दूसरा बिंदु, इसका दूसरे समीकरण का बिंदु बना रहे हैं। अब क्या बनाना है, 9 और 5, तो 9 ले लो इसका, 5 ले लो y का, ठीक है ना, 9 और 5। कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब बच्चों एक और बचा है 7 और 11 और 7, तो इसका लेना है 11 और उसका लेना है 9, 11 और 7, तो x का लेना है हमें 11 और y का हमारा बच्चों है 7। तो आप देख सकते हैं हमें, देखो इसके 3 बिंदु प्राप्त हो गए हैं। तो देखो कहाँ पर काट रही है, यहीं पर काट रही है। तो x का मान कितना है, यहाँ पर काटेगा, तो x का मान यहाँ पर कितना है, 7 है। देखो यहाँ बिंदु पर काटेगा तो यहाँ से x कितना है, 7 है, और यहाँ से कितना है y, ऊपर जो वाली रेखा होती है y की है, और ये कितनी है, x की है। तो देखो यहाँ पर काटेगा तो यहाँ से x से 7 है और y कितना है, 3। तो ग्राफ विधि से x और y के मान कितने हैं बच्चों, यहाँ पर लिख लेना, x बराबर हमारा आया है 7 और y बराबर हमारा आया 3। यही हमारे इनके मान आंसर है, ठीक है ना बच्चों। तो आप बता सकते हैं, इस पहले लाइन खींच लो, देख लो। ठीक है ना बच्चों, तो ए बन गई, तो यहीं पर काट रहे हैं ना, तो हमारा क्या होगा, ये प्रतिच्छेद बिंदु हुआ है। यहाँ पर लिख दो प्रतिच्छेद बिंदु। रेखा 1 और रेखा 2 को, जब रेखा 1 रेखा 2 को काटती है तो प्रतिच्छेद यहाँ पर कर रही है, तो प्रतिच्छेद बिंदु यही हो गया। तो बच्चों इस बिंदु पर x 7 है, इस बिंदु पर y 3 है, तो x और y के मान हमें प्राप्त हो गए, ठीक है ना। यही मान यदि आप विलोपन से करोगे तो यही मान आएंगे विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन से करोगे तो प्रतिस्थापन से भी यही मान आएंगे, बज्रगुणन से करोगे तो बज्रगुणन से भी यही मान आएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो x किसको माना था हमने, यहाँ पर देख लो x 7 है, तो x किसको माना था, ऊपर देख लो, माना था x लड़कियों की संख्या है। तो लड़कियों की संख्या बच्चों कितनी आ गई, x किसको माना था हमने, x को माना था, तो x बराबर 7 आया है, y बराबर कितना आया बच्चों, यहाँ पर 3 आया है। तो y का मान कितना आया, 3 आया। यानी कि क्लास 10वीं में 7 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं, तो दोनों को जोड़ो तभी तो 10 आएगा। तो आप देख सकते हैं 10 बराबर 10, लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड हो जाएगा। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या हमने ग्राफ विधि से बता दिया है, ठीक है ना। मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि कुछ समझ में नहीं आता है, डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।